फ्रेंड्स, आज स्टूडेंट अपन क्लास में डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये इनकम का सेकंड हेड है जिसको कि आज अपन यहाँ पर पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल या टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी की आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल या टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी को लॉ में डिफाइन कर रखा है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट है, बट एक्सक्लूड ऑफ द वैकेंट लैंड, यानी जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसको हम लेट आउट करते हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा, वो पार्ट होगा अदर सोर्सेज का। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होने के लिए कोई बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट, इनको लेट आउट करने से जो रेंटल इनकम आती है वो रेंटल इनकम हमारे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। साथ ही साथ आपके पास उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होनी चाहिए। यानी अपन बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ये मिस्टर ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की मिस्टर बी को। किसको लेट आउट की? मिस्टर बी को। और इसे इस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है 10,000 पर मंथ। तो ये 10,000 पर मंथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा क्योंकि मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी का क्या है? ऑनर है। अब इसी प्रॉपर्टी को मिस्टर बी रेंट पे लेके आगे फर्दर सबलेट आउट कर देता है 15,000 पर मंथ में। लेकिन अब ये इसे 15,000 पर मंथ का रेंट मिल रहा है, तो ये रेंट आपके टैक्सेबल तो होगा लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी है, इसने भी लेट आउट किया, इसने भी लेट आउट किया, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर एक्स है, इसके पास वैकेंट लैंड है और ये इस वैकेंट लैंड का ऑनर है। इसने इसको लेट आउट किया 10,000 पर मंथ में मिस्टर वाई को, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, क्योंकि यहां पर इस प्रॉपर्टी की इसके पास ऑनरशिप तो है लेकिन ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। वैकेंट लैंड इज नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी डेफिनेशन, इसलिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो फिर कहां होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इसको हम टैक्सेबल करेंगे। इसके साथ साथ अब अपन देखते हैं कि कभी कभी प्रॉपर्टी होती है, उसका कुछ पार्ट तो आपके बिल्डिंग है, कुछ पार्ट वैकेंट लैंड है। तो जो पार्ट आपके बिल्डिंग है वो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा और वैकेंट लैंड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल है। यदि रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो स्टूडेंट ऐसे केस के अंदर एंटायर अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी है 80% बिल्डिंग बनी हुई है और थोड़ी सी आपकी जमीन इस केस के अंदर वैकेंट पड़ी हुई है, तो ये आपके टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन वो सेपरेट करना पॉसिबल हो तो, लेकिन सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी अमाउंट हमने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके हमें मिला है ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारे टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसी तरह से कभी कभी अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टी में अदर एमिनिटीज लगी हुई हैं और इन अदर एमिनिटीज से हमें पैसा मिल रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का पैसा मिल रहा है। फिर अपन बात करते हैं इसमें लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट का पैसा आपको मिल रहा है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, पार्किंग स्पेस है, तो ये अदर एमिनिटीज आपको दी जा रही हैं, लेकिन फ्लैट के साथ ही होती है। जैसे आप देखते हो फ्लैट लेते हैं उसमें फ्लैट के साथ ही है, अदर एमिनिटीज का पैसा दिया जा रहा है, तो ये अदर एमिनिटीज का पैसा भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम आपके हाउस प्रॉपर्टी में, जब यदि सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, जब यदि सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम इनको सेपरेट कर पा रहे हैं और रेंट के अंदर ये बताता है कि बिल्डिंग का अमाउंट इतना है, आपके स्विमिंग पूल के लिए इतना ले रहा है, पार्किंग के लिए इतना ले रहा है, लिफ्ट के लिए इतना ले रहा है, तो यदि सेपरेट करना पॉसिबल है तो अदर एमिनिटीज का पैसा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यदि सेपरेट करना पॉसिबल है तो। यदि सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसके बाद कभी कभी अपन देखते हैं यहां पर कि प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के टेरिस पे हमने मोबाइल टावर, कोई भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट के होल्डिंग्स वगैरह लगा रखे हैं, तो ये जो हमें रेंट मिल रहा है वो टावर का रेंट है। ये जो रेंट मिल रहा है वो एक्चुअली टावर का रेंट है, ना कि आपके ये जो अमाउंट आपके मिल रहा है टावर का रेंट है या होल्डिंग्स का रेंट आपको मिल रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी के टेरिस पे छत पे लगा हुआ है लेकिन फिर भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस में इसे टैक्सेबल किया जाएगा। ये कुछ की पॉइंट होते हैं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए, उन्हीं को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने इस प्रॉपर्टी को क्या किया है, लेट आउट कर रखा है। किस तरह से, इस प्रॉपर्टी में मान लो 4 रूम्स हैं, पहले रूम को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, सेकंड रूम को लेट आउट किया फॉर रेजिडेंस, थर्ड रूम को लेट आउट किया गोडाउन के लिए, और फोर्थ रूम को लेट आउट किया फॉर शोरूम के लिए। तो ऐसे केस के अंदर हमने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, चाहे वो रेजिडेंस के पर्पज से हो चाहे कॉमर्शियल पर्पज से हो। यहां रेजिडेंस के लिए, ये गोडाउन के लिए, ये आपके शोरूम के लिए, लेकिन अल्टीमेट हमें तो रेंट मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके हाउस प्रॉपर्टी का ही मान जाएगा, पूरी का पूरा पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसमें यहां पर प्रॉपर्टी को जो शोरूम है और गोडाउन है वो अपने ही बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे स्टूडेंट प्रॉपर्टी आपके खुद के और बिजनेस में यूज होने लग जाती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी बिजनेस एंड प्रॉफिट में। जैसे मान लो आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपने शोरूम में अपना ऑफिस डाल लिया सी का, और गोडाउन में अपने आर्टिकल्स और फाइल रखने के लिए ऑफिस बना लिया। तो ऐसे केस के अंदर एक रूम तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक रूम लेट आउट है, तो 50% पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और 50% जो पोर्शन जो आपके खुद का ऑफिस बना लिया, खुद के ऑफिस स्टाफ के लिए रूम बना लिया, तो जैसे ही वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो इट्स टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, ना कि स्टूडेंट वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी का मेन ऑब्जेक्ट है किसी का लेट आउट करना, प्रॉपर्टी का मेन ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर जो रेंट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा पीजीपी में। जैसे होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजी चला रहे हैं, तो इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रेंटल इनकम को अर्न करना, रेंटल इनकम को अर्न करना, तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा सेक्शन 28 के साथ। इसी तरह से स्टूडेंट अपन बात करते हैं, हमने वेयर हाउस बनाया, जैसे आपने पीजीपी में देखा था, हमने चीनी को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाया, कोल्ड स्टोरेज को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाया, तो इनका जो रेंट रिसीव हो रहा था अपन लेके जा रहे थे सेक्शन 35 एडी के अंदर डिडक्शन, तो वो रेंट में तो मिल रही थी, तो वो टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर ही टैक्सेबल किया जाएगा। तो टैक्सेबल कहाँ होगा, पीजीपी के अंदर आपके टैक्सेबल किया जाएगा। तो जैसे हॉस्टल है, होटल है, लेट आउट ऑफ द रूम 5000 पर मंथ में किया, तो ये 5000 पर मंथ में होटल का रूम लेट आउट हो रहा है, तो उसकी वो बिजनेस इनकम बन जाएगी, ना कि आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट कवर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टी बनाकर बेचना, प्रॉपर्टी बनाकर बेचना, लेकिन कुछ अनसोल्ड फ्लैट रह गए उसके पास, कुछ अनसोल्ड फ्लैट रह गए, तो उनको अब वो लेट आउट करके रेंटल इनकम अर्न कर रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को लेट आउट करना नहीं है। तो ऐसे केस में उन फ्लैट से रेंटल इनकम आ रही है वो टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी बनाकर बेचना, फ्लैट बनाएगा फिर उनको बेचेगा, लेकिन कुछ फ्लैट अनसोल्ड रह गए, उनको लेट आउट करके रेंटल इनकम उसे हो रही है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट मान जाएगा, पीजीपी में टैक्सेबल नहीं होगा। पीजीपी में क्या टैक्सेबल होगा, फ्लैट बेचेगा वो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, ये चीज इसमें कवर करता है। इसके बाद अपन ने देखा कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस है, क्या है, ध्यान से समझना, रियल एस्टेट बिजनेस है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी बनाकर फिर बेच रहे हो। तो ऐसे केस में कुछ अनसोल्ड फ्लैट आपके पास रह गए, अनसोल्ड फ्लैट आपके पास रह गए, तो पहले 2 साल तक, पहले 2 साल तक, जिस साल आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, जिस साल आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस फाइनेंशियल के एंड से, उस फाइनेंशियल के एंड से 2 साल तक, पहले 2 साल तक आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर होगी। जैसे ही 2 साल एक्सपायर होंगे तो हम इस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर स्टूडेंट डिम टू बी लेट आउट मान लेंगे, डिम टू बी लेट आउट कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता रखा है, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इस ईयर के एंड से इसका फाइनेंशियल एंड होगा 24-25, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल एंड होगा। तो इस फाइनेंशियल के एंड से 2 साल तक, इस फाइनेंशियल के एंड से 2 साल तक ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड माननी है, और जैसे ही 2 साल एक्सपायर होंगे तो प्रॉपर्टी चाहे लेट आउट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 से, 1 अप्रैल 2027 से ये प्रॉपर्टी आपके डिम टू बी लेट आउट मानते हुए स्टूडेंट आपके टैक्सेबल कर दी जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपके टैक्सेबल कर जाएंगे। 1 अप्रैल 2027 से प्रॉपर्टी लेट आउट तो अच्छी बात है, नहीं लेट आउट है
तो भी हम इसको डिम लेट आउट मानते हुए टैक्सेबल कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं एससी के पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, एससी ऑन मोर देन 2 प्रॉपर्टी, और सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, किसी को भी लेट आउट नहीं किया। एक प्रॉपर्टी सपोज करते हैं जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है। अब ये सारी प्रॉपर्टी उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड करके किसी को भी लेट आउट नहीं किया, तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई आप पैसे वाले हो, तो पहली 2 प्रॉपर्टी या कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, जो आपको पसंद हो वो 2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी बच गई उन प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हमें मानना होगा डिम टू बी लेट आउट मानते हुए इन्हें टैक्सेबल करना होगा। तो एनी 2 प्रॉपर्टी टेकन सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टीज इज टेकन डिम टू बी लेट आउट। इन 2 प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेके चलेंगे, बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आपने लेट आउट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो डिम टू बी लेट आउट मानी जाएंगी। केवल 2 प्रॉपर्टी में ही सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट आपके कवर होता है। अब देखो ये पूरा का पूरा चार्ट आपके समरी चार्ट है कि हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसे तैयार होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का पूरा समरी चार्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है, जिसमें आप देखोगे पूरा का पूरा कंप्यूटेशन कैसे तैयार होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी लेट आउट हो या फिर डिम टू बी लेट आउट हो, लेट आउट हो या फिर डिम टू बी लेट आउट हो, हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट चाहिए होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या चाहिएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो भी अपन देखेंगे कैसे निकालेंगे, जेवी यानी प्रॉपर्टी को रेंट पे हमने दे रखा है, तो जो हमें रेंट मिल रहा है वो हमारे हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से स्टूडेंट लेस कर देना म्युनिसिपल टैक्स, इसमें से लेस कर देना म्युनिसिपल टैक्स। और ये म्युनिसिपल टैक्स कैश बेस पे लेस होता है, जितना भी प्रीवियस ईयर में ऑनर के द्वारा पेमेंट हुआ है इस प्रॉपर्टी के लिए वो इसमें से लेस कर देना। कैश बेस पे है, ये कैश बेस पे जितना भी आपने एक्चुअल पेमेंट किया गया है तो उसे आप कैश बेस पे लेस करके अमाउंट आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो आपके अमाउंट हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। तो जो अमाउंट हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से स्टूडेंट हमें डिडक्शन देना होगा सेक्शन 24 के साथ, और ये सेक्शन 24 में डिडक्शन देते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, और ये फ्लैट होगा। जो एनएवी है उसका 30% होगा, यानी 30% क्या है, जो ये एनएवी है उसका 30% फ्लैट होगा। ये 1 लाख है तो उसका 30% 30,000, ये 5 लाख है तो 30% 150। तो ये डिडक्शन देने के बाद आपके यहां पर सेकंड डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सेक्शन 24B, यानी इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए जो हमने लोन लिया है उस लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको यहां पर लेस कर देंगे। लेस करते ही आपके स्टूडेंट आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बोथ स्कीम में न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में रहेगी। लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी कैसे स्टूडेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो स्टूडेंट इस केस में कहते हैं ओनली शिफ्ट आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में शिफ्ट आउट करेगा तो ही ये बेनिफिट आपको इसमें रहेगा। ओनली शिफ्ट आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके शिफ्ट करेगा तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, न्यू टैक्स रिजिम में कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ शिफ्ट आउट करेगा तो ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में ऑलवेज टेकन जेवी जीरो, ऑलवेज टेकन जेवी क्या होगा, जीरो। और उसमें सिर्फ एक डिडक्शन देनी है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट एक डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, यानी इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये या तो जीरो आएगा या नेगेटिव अमाउंट इसमें आता है, या तो ये जीरो रहेगा या फिर स्टूडेंट नेगेटिव अमाउंट इस केस के अंदर आपके कंसीडर किया जाता है। अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ओल्ड स्कीम में कैलकुलेशन, जेबी ऑलवेज टेकन इज जीरो। मैं बात करता हूं लेट आउट प्रॉपर्टी की जेबी कैसे निकालेंगे, जो अपन यहां कहा था। अब उस पर आते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की जेबी अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेबी, किस केस में अपन लेके चल रहे हैं, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मेरे को जेबी कैसे निकालनी है।
तो देखो यहां पर कुछ डाटा आपके पास क्वेश्चन में रहेंगे, उनको आपस में कंपैरिजन करते हुए आपकी जेबी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। कंपैरिजन करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको लेना है म्युनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में दी रहेगी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी ये वैल्यू डिसाइड की जाती है, जिसको अपन बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सेकंड आपके रहेगा फेयर रेंट, मार्केट का वैल्यू है, जो मार्केट में इस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू चल रहा है, उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए आपको देखना होगा विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में से ज्यादा वैल्यू है उसको आपको उसमें कंसीडर करना होगा। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट, यानी रेंट कंट्रोल एक्ट से आपकी ये वैल्यू निकाली जाती है, यानी कहां से आ रही है, रेंट कंट्रोल एक्ट से ये वैल्यू आपके डिटरमाइन की जाती है। तो जो भी रेंट कंट्रोल एक्ट से वैल्यू आ रही, तो रेंट को कंट्रोल करने के लिए लेके आए हैं, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू आ गई थी विच एवर इज हायर, उसको कंपैरिजन कर लेंगे आप इस वैल्यू से। कंपैरिजन करते हैं, जो वैल्यू सिलेक्ट होकर आएगी, दिस अ कॉल ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, यानी जो ये वैल्यू आ रही है विच एवर इज लोअर, दिस विच एवर इज लोअर, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। तो एक्चुअल रेंट के साथ मैं स्टूडेंट कंपेरिजन करता हूं, तो अब यदि एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है या एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है, वो हमारा जीवी बन जाएगा। तो अपन को लेना होगा विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो वैल्यू आती है वो हमें इसमें कंसिडर करनी होगी, वो स्टूडेंट हमें इसमें कंसिडर करनी होगी। यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फिर रेंट में विच एवर इज हायर, देन स्टैंडर्ड रेंट से कंपेरिजन कीजिएगा। अब जो दोनों में से कम आ रहा है उसे हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट आता है एक्चुअल रेंट। ये इस केस में जैसे अपन बात करें, जितने भी प्रॉपर्टी हमने लेट आउट किया है उसका वैल्यू इस केस में कवर किया जाएगा। तो इन दोनों में से अगेन फिर जो हायर वैल्यू है वो लेते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। क्लियर है? लेकिन जब अपन बात करते हैं इन केस ऑफ डिम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डिम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, तो डिम लेट आउट के अंदर कैसे मानेंगे, देखो डिम लेट आउट में कभी भी एक्चुअल रेंट नहीं आएगा। हम यहां पर बात करते हैं लेट आउट या डिम लेट आउट। डिम टू बी लेट आउट कब होती है, जब मेरे पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो मैं उनको क्या करता है, डिम लेट आउट कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट यहां पर डिम टू बी लेट आउट के केस में अपन बात करते हैं आपके म्युनिसिपल वैल्यू और फिर रेंट, इन दोनों में से तो क्या करना है, आपके हायर लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट विच इज लोअर। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट आपके आ रहा था वही इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर जेबी हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी केस में एक्सपेक्टेड रेंट इज ए जेबी, इन केस ऑफ डिम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ डिम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी केस में जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है वही स्टूडेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जेबी इस केस में हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह से अपन बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट ही नहीं दे तो आपके लिए और क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो आपको कंपैरिजन कर लेना म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, हम इस केस में आपके कवर कर जाते हैं। तो ये हमारे इस केस में स्टूडेंट कंसेप्ट आपके बता रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि यानी तीनों में से विच एवर इज हायर अपन इसमें कंसिडर कर लेंगे, विच एवर इज हायर इसमें कंसिडर कर देते हैं। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं एक, जिसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा आपका कंसेप्ट कि यदि लेट आउट प्रॉपर्टी है हम जेबी कैसे निकालेंगे, जो अपने एग्जांपल के थ्रू है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। सपोज करो प्रॉपर्टी की है 1 लाख, फेयर रेंट है 110, तो हमें इन दोनों में लेना है विच एवर इज हायर। फिर इसके बाद आ रहा है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है आपके यहां पर सपोज करो 90,000, तो इन दोनों में से लोअर लेना है विच एवर इज लोअर। तो ये जो 90,000 आया जिसका कॉल एक्सपेक्टेड रेंट, इसको बोलते हैं अपन एक्सपेक्टेड रेंट स्टूडेंट। इसको फिर हम कंपेरिजन कर जाते हैं किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ।
और एक्चुअल रेंट मान लो आ रहा है 10,000 पर मंथ में हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, तो पूरे साल भर का सपोज करते हैं 120, तो ये 120 ज्यादा रहा है तो विच आवर इज हायर, तो जो 120 है वो आपकी क्या हो जाएगी जीएवी। इस केस में आपके 120 क्या हो जाएगी आपके जीएवी, इस केस में आपके कंसीडर हो जाती है। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन रहेगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं यहां पर दूसरा कीवर्ड आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स। दूसरे वर्डों में प्रॉपर्टी टैक्स या फिर अपन बात करते हैं लोकल टैक्स। बात एक ही है, म्युनिसिपल टैक्स बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो, लोकल टैक्स बोलो, कभी कभी तो वो बोलता है सीवरेज टैक्स, जो सीवरेज टैक्स होता है तो ये भी इसमें ही कवर्ड होता है। तो म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट का पैसा है, तो जब कभी गवर्नमेंट का ये पैसे की अपन बात करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है हमेशा एक्चुअल पेमेंट बेस पे, यानी वास्तव में आप पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, यदि वास्तव में पेमेंट नहीं किया, ड्यू है, आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। तो हमेशा इसका डिडक्शन मिलता है एक्चुअल पेमेंट बेस पे। जहां कहीं पे भी गवर्नमेंट के पैसे की बात करता हूं तो स्टूडेंट हमेशा उसका डिडक्शन मिलता है एक्चुअल पेमेंट बेस पे, यानी आपने उसका एक्चुअल में पेमेंट किया है तो स्टूडेंट आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लो, यदि एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया तो स्टूडेंट आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। चाहे प्रॉपर्टी यदि इंडिया में है तो ये लोकल टैक्स है, इंडिया में आप पे करें तो इंडिया में पे किया है तो भी डिडक्शन जाएगा। यदि प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड है और आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आपका स्टेटस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो फॉरेन वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो फॉरेन में यदि म्युनिसिपल टैक्स लोकल टैक्स आपने पे किया है तो आउटसाइड ऑफ इंडिया पे किया है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। बस कंडीशन है उसका एक्चुअल पेमेंट बेस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक्चुअल पेमेंट बेस पे, कैश बेस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। ये म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज लेवी ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किस पे लगेगा? ऑलवेज लेवी ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू, यानी हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो म्युनिसिपल टैक्स always levy on the municipal value. Actual payment must be made by the owner. यदि ऑनर ने पेमेंट किया है तो डिडक्शन मिलेगा, यदि टेनेंट आपका म्युनिसिपल टैक्स पे करता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये म्युनिसिपल टैक्स ऑनर के द्वारा पेमेंट होना चाहिए तो ही स्टूडेंट आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। यदि ऑनर ने इसका पेमेंट नहीं किया तो ये स्टूडेंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट नॉट अलाउड द डिडक्शन, तो म्युनिसिपल टैक्स यदि टेनेंट ने पे किया है तो उसका आपको डिडक्शन इस केस में अवेलेबल नहीं होगा। तो यदि टेनेंट ने पे कर रखा है तो हमें उसका डिडक्शन कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। अब ये म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद हमारी क्या जाएगी? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, दिस वन एनएवी, यानी आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट किया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स कैश बेस पे ऑनर ने पे किया है, डिडक्शन दे दी गई, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। और इस एनएवी में आपको डिडक्शन देना होगा सेक्शन 24 के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा सेक्शन 24A के अंदर। फ्लैट इसका 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, यानी जो भी आ रहा है इसका 30% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 30% ऑफ एनएवी। ये डिडक्शन देने के बाद इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सेक्शन 24B के अंदर जितना भी लोन लिया गया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अपन स्टडी करने जा रहे हैं अब इस इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की, तो वो कैसे लेस करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का आपको डिडक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ड्यू बेस पे। कैसे मिलेगा स्टूडेंट? ड्यू बेस पे, यानी आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया, अच्छी बात है, नहीं भी किया, आपके ड्यू हो रखा है, डिडक्शन मिल जाएगा। ये लोन आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे एनबीएफसी वगैरह से लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिडक्शन आपके इसमें बताता है। जैसे मैंने बैंक से लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनबीएफसी से लिया, तो मुझे इस केस में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो इस केस में कहता है कि डिडक्शन के लिए आपकी कंडीशन है कि कब इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो ये इंटरेस्ट हमने लोन अमाउंट टेकन फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए हमने लोन लिया गया है, तो स्टूडेंट हमको इसका डिडक्शन आपके मिल जाएगा। यहां पर ये कहता है हमें इसका डिडक्शन अवेलेबल हो जाता है। लोन अमाउंट मस्ट बी यूज इन दी प्रॉपर्टी, आपके लोन का यूज प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। यदि अदर पर्पज से ले रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये आपके प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल के लिए लिया, लेकिन हमने यूज किसी और काम में कर लिया, घर में शादी है उसमें कर लिया, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यूज भी प्रॉपर्टी में ही होना चाहिए। इस तरह से लोन का रीपेमेंट करने के लिए हमने फ्रेश लोन लिया
या हमने टॉप अप करा लिया लोन को, उसी प्रॉपर्टी के लिए एक और फर्दर लोन ले लिया, तो उस लोन के इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेश लोन टेकन फॉर प्रॉपर्टी, यानी टॉप अप लोन ले रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मुझे एक मंजिल बनाने के लिए लोन लिया, फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए, यहाँ पर 20 लाख का, बाद में मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने 5 लाख का और फर्दर लोन ले लिया। तो अब ऐसे केस में अगला फ्रेश लोन 5 लाख का ले लिया, तो उस पर भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो स्टूडेंट उसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगा। डिसअलाउड, लेकिन ये इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे यदि आपने लोन तो प्रॉपर्टी के पर्पज से लिया था, लेकिन यूज किसी अदर पर्पज में कर लिया। मैं घर में मकान बनाने के लिए लोन लिया, लेकिन मैं कार लेके आ गया, अपनी मोटर कार लेके आ गया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। घर में शादी थी, उसमें लगा दिया, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि मैंने डिले किया, उस पर मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, कोई फाइन पेमेंट कर रहा हूं, कोई लेट फी पेमेंट कर रहा हूं, तो कोई प्रोसेसिंग फीस पे कर रहा हूं, उनका कोई यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी इंटरेस्ट है, फाइन है, पेनल्टी पेड फॉर द डिले पेमेंट ऑफ द लोन, यदि डिले करने की वजह से मुझे ये है, तो उसका स्टूडेंट मुझे डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। एनी कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड फॉर द एक्वाजिशन ऑफ द लोन, यदि कोई मैंने कमीशन या ब्रोकरेज पे किया है इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, तो भी मुझे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसा अपन होता है ना, सीए वगैरह को कमीशन देते हैं कि साहब हमें लोन दिला दो, हम मकान बनाना चाहते हैं, तो हमने लोन दिलाया, उससे कमीशन चार्ज किया, तो उसने कमीशन पे कर रखा है, लेकिन उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, बिना टीडीएस डिडक्ट करे मैंने पेमेंट इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को कभी भी वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम कहां अर्न हो रही है, इंडिया से, तो उसका इंडिया में टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था। आपने बिना टैक्स डिडक्ट करे पेमेंट कर रहे हो, तो पीजीपी में भी डिसअलाउड था, आपको पता है 40A कि आउटसाइड ऑफ इंडिया अपन पेमेंट करें, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करें, फॉरेन कंपनी को पेमेंट करें, तो जितना भी अमाउंट पेमेंट करते हैं डिसअलाउड है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में हमने लोन बोरो किया आउटसाइड ऑफ इंडिया से, इंडिया के बाहर से, अब उसका इंटरेस्ट पे करें, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब उसका आपने एक्चुअल में पेमेंट किया। यदि आपने उसका एक्चुअल पेमेंट नहीं किया, तो स्टूडेंट उसका डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया विदाउट डिडक्ट टैक्स इट सोर्स। अब ये जो इंटरेस्ट है, इसको हम दो तरह से बांटेंगे। एक तो आता है लेट आउट प्रॉपर्टी या फिर डीम टू बी लेट आउट, दोनों स्कीम में मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों में है, बोथ स्कीम में। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी तब है जब आप सबसे पहले शिफ्ट आउट करो, शिफ्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको करना है शिफ्ट आउट, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोलो या न्यू टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट कर रहे हो, तो हम इस केस में यहां पर ओल्ड स्कीम में इसकी कैलकुलेशन करेंगे, शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आप लिखना चाहो तो डिफॉल्ट लिख लो, यदि shift out from default tax regime, यानी स्टूडेंट ओल्ड स्कीम की बात हो गई। तो शिफ्ट आउट कर रहे हो तो आप डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे हो तो नहीं मिलेगा, शिफ्ट आउट करके ओल्ड स्कीम में जा रहे हो, शिफ्ट आउट कर रहे हो डिफॉल्ट स्कीम में, तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो लेट आउट में तो जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है पूरा 100%, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है पूरा 100% आपको मिलेगा। एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर प्रॉपर्टी डिडक्ट फ्रॉम एनएवी, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट फॉर द प्रॉपर्टी, पेड की जरूरत नहीं है, आप लिखो इंटरेस्ट, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रॉपर्टी डिडक्ट फ्रॉम एनएवी। और कैसे जा रहा है, ड्यू बेसिस पे, कैसे जा रहा है स्टूडेंट, ड्यू बेसिस पे जा रहा है, ड्यू बेसिस पे जा रहा है। लेकिन आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी कब है, जब मैं शिफ्ट आउट करूं, मैं शिफ्ट आउट करूं, शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में शिफ्ट आउट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 2 लाख या फिर 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। और 2 लाख का डिडक्शन लेने के लिए 3 कंडीशन, तीनों सिस्टमेटिक पूरी होनी चाहिए, एक एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो 2 लाख मिलेगा, अदरवाइज स्टूडेंट मिलेगा मुझे 30,000। पहला है लोन अमाउंट मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन अमाउंट मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन अमाउंट मस्ट बी यूज एक्वाजिशन
एक्वाजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्वाजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया जाना चाहिए। और तीसरा, द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड विद इन द 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच लोन वाज टेकन। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन 2 लाख के लिए ये तीनों कंडीशन एक एक साथ पूरी होनी चाहिए। इसमें से एक भी कंडीशन छूट गई तो ये मैक्सिमम इंटरेस्ट की छूट मिलेगी 30,000। यदि इसमें से एक भी कंडीशन छूट गई तो स्टूडेंट यहां पर इंटरेस्ट की छूट मैक्सिमम मिलेगी 30,000। तो लोन अमाउंट टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है। लोन अमाउंट यूज फॉर रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द प्रॉपर्टी, रिपेयर के लिए लिया, रिन्यूअल के लिए लिया, 30,000 ही मिलेगा। या कंस्ट्रक्शन का आप 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में 30,000। अब आप 2 प्रॉपर्टी तक सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हो, 2 प्रॉपर्टी तक सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हो, तो इसमें 2 लाख आ रहा है, इसमें 30,000 आ रहा है, तो 230 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मिलेगा यहां पर स्टूडेंट, मैक्सिमम अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अलाउड होगा मैक्सिमम रुपीज 2 लाख, मैक्सिमम रुपीज 2 लाख, यानी वो 2 लाख रुपए तक ही आपको परमिटेबल करने देगा। तो मैक्सिमम रुपीज 2 लाख तक की आप इस केस में, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मैक्सिमम रुपीज 2 लाख तक का ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 24B, उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम रुपीज 2 लाख तक का ही बेनिफिट ले सकते हैं, 2 लाख प्लस 30,000, 2 लाख तक का ही मैक्सिमम बेनिफिट आपको इसमें कवर किया जाएगा। अब यहां पर एक और चीज आती है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। ये इंटरेस्ट हम जो बोरो कर रहे हैं, लेने के बाद प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी बनने में टाइम लगता है, लेकिन बैंक हमारा उसी दिन से स्टूडेंट इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करता है जिस दिन वो लोन आपको देता है, जिस दिन आपको लोन वो देता है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सेक्शन 24B इस केस में अलाउड होगा ड्यू बेसिस पे, और ये आपके बाइफरकेट होता है प्री और पोस्ट में, क्योंकि हमने जब लोन बोरो किया तो बैंक इंटरेस्ट उसी दिन से चार्ज करना स्टार्ट करता है जिस दिन आपको लोन डिस्बर्स हुआ, जिस दिन डिस्बर्स हुआ। प्रॉपर्टी बनाने में 1 साल, 6 महीने, साल, 2 साल जो भी लग रहा है, तो वहां तक का इंटरेस्ट मेरा क्या माना जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माना जाएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ पोस्ट माना जाएगा। लेकिन इस पीरियड को कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सेक्शन 24B के अंदर ये कहता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहां तक माना जाएगा जिस दिन हमने लोन लिया, वहां से तो स्टार्ट होगा, लेकिन एंड वो डेट होगी जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, उससे जस्ट पहले का 31 मार्च। तो लॉ में लिखा है बीइंग 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 30th of June 2022, तो ये जो है 31 मार्च 2022। जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया मेरा कब, 30th of, मैं लिख देता हूं आपको, जून 2022। तो इससे जस्ट पहले का 31 मार्च हो जाएगा 31 मार्च 2022। उससे जस्ट पहले का 31वां दिन है, यानी इस डेट पे खड़े होके इससे जस्ट पहले का 31वां देख लो, वहां तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। जिस दिन लोन बोरो किया वहां से लेकर 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा। अब स्टूडेंट ये कह रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है बुक्स में एक साथ नहीं, अमोर्टाइज करते हुए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसे अलाउड किया जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अमोर्टाइज इन दी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा और अलाउड होगा इन द 5 ईयर। तो यानी 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपके अलाउड किया जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, जैसे ही प्री खत्म हुआ उससे नेक्स्ट डे ही पोस्ट है। तो यहां आपका प्री कंप्लीट कब हो रहा है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, तो उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, यानी जस्ट इमीडिएटली commence after the completion of the pre-construction period, यानी ये 31 मार्च 2022 है, तो ये जाएगा 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 इसमें आ जाएगा। अब इस केस के बाद जितना भी इंटरेस्ट आया पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है,
और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड अलाउड इन द सेम फाइनेंशियल, यानी जिस साल ड्यू हुआ उसी साल आपके अलाउड हो जाएगा, जिस साल ड्यू हुआ उसी साल आपके अलाउड होता रहेगा, जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल का इंटरेस्ट है उसी साल की इनकम के साथ वो परमिटेबल हो जाएगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा स्टूडेंट सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और कैसे होगा? ड्यू बेसिस पे। तो ये हमारे इंटरेस्ट की बात हो गई थी। अब एक आता है यहां पर अनरिलाइज्ड रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? रेंट ड्यू तो हो गया, रेंट ड्यू तो हो गया, लेकिन आपको रिसीव नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं अनरिलाइज्ड रेंट। यानी टेनेंट है, आपकी प्रॉपर्टी में रहता है, आपकी प्रॉपर्टी में रहता है स्टूडेंट, लेकिन आपको रेंट पे नहीं कर रहा, गोलियां दे देता है। मैंने कहा आपको गोलियां दे देता है कि आपको कहता है सर इस महीने सैलरी नहीं मिली, अगले महीने साथ दवाइयों में पैसा खर्च हो गया, घर में बीमार है और आपको रेंट दे नहीं रहा। तो ऐसे केस के अंदर आप उसको किस में कवर करते हो? अनरिलाइज्ड रेंट में। लेकिन अनरिलाइज्ड रेंट को आप डिडक्ट करते हो एक्चुअल रेंट में, उसके लिए रूल 4 की कंडीशन दी गई है। किसकी कंडीशन दी गई है? रूल 4 की कंडीशन दी गई है। और रूल 4 की कंडीशन कहती है कि आपके अनरिलाइज्ड रेंट को लेस तभी लेस कर सकते हो जब पहली कंडीशन बताता है कि टेनेंट ने प्रॉपर्टी को वैकेंट कर दिया। टेनेंट ने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है? वैकेंट करके भाग गया है। अब आपके पास किसी भी तरह से रेंट को रिकवर करने का कोई भी तरीका नहीं बचा है। टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट करके भाग गया है और अब आपके पास रेंट को रिकवर करने का कोई तरीका नहीं बचा है। तो ऐसे केस के अंदर वो आपके अनरिलाइज्ड रेंट में क्लासिफाइड हो जाएगा। तो रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, और रिसीव के साथ साथ ये कहता है कि टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी गई है और ये आपके अब किसी भी तरह से रिकवरी नहीं होगी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट रूल 4 की कंडीशन पूरी करने के साथ साथ एक्चुअल रेंट में से अनरिलाइज्ड रेंट लेस करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट अब एक्चुअल रेंट माना जाएगा जीएबी की कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये एक्चुअल रेंट माना जाएगा जीएबी की कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन अब मान लो किराएदार की अंतरात्मा जाग गई और उसने देखा यार किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, तो अब वो रेंट लाकर आपको दे रहा है कि साहब मैं रेंट आपको नहीं दिया था, ये मैं आपको लाके दे रहा हूं। तो अब आपको रेंट रिकवर हो रहा है, रेंट आपको क्या हो रहा है? रिकवर होकर आ रहा है। तो इससे हमें टैक्सेबल करना है कैश बेस पे, यानी टैक्सेबल होगा रिसीव बेस पे या फिर कैश बेस पे। टैक्सेबल होगा रिसीव बेस पे या फिर स्टूडेंट कैश बेस पे, यानी जिस साल का रेंट है उसी साल टैक्सेबल होगा। और कहां होगा? हाउस प्रॉपर्टी में होगा, चाहे आपके पास ओनरशिप है चाहे नहीं है। रीजन है आपने प्रॉपर्टी बेच दी, अब आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। उसका रीजन है कि जब प्रॉपर्टी का रेंट ड्यू हुआ था तब तो ऑनर थे आप, आज चाहे आपने प्रॉपर्टी बेच दी अब ऑनर नहीं हो, लेकिन फिर भी टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। और हाउस प्रॉपर्टी का नियम क्या है? कुछ भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है 30% डिडक्शन देकर टैक्सेबल होती है। तो स्टूडेंट रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट है, उसमें फ्लैट 30% आपको डिडक्शन देना है, फिर जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल अनराइज्ड रेंट। तो जो बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा वो आ जाएगा टैक्सेबल अनराइज्ड रेंट के अंदर, इस केस में आ जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट कवर कर रहा है। अब देखो अपन यहां बात करते हैं, एक और वर्ड आता है एरियर ऑफ द रेंट। एरियर का मतलब क्या है? कभी कभी टेनेंट और ऑनर के बीच में रेंट को लेकर डिस्प्यूट है, रेंट को लेकर क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है। अब डिस्प्यूट हो रहा है तो यहाँ टेनेंट तो कह रहा है कि भाई मैं तो 10,000 रुपये महीना रेंट दूंगा, 10,000 पर मंथ, लेकिन ऑनर कह रहा है कि नहीं सर महंगाई बढ़ चुकी है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो भी नेबर प्रॉपर्टी है वो 15,000 पर मंथ दे रहे हैं इसका, तो मुझे कम मिल रहा है, मुझे रेंट बढ़ा के दो। लेकिन टेनेंट कह रहा है भाई मेरे पास तो एग्रीमेंट है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 10-10 सालों के 15-15 सालों के एग्रीमेंट कर लेते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अब वो उसी हिसाब से रेंट पे कर रहे हैं। अब वो कह रहा है यार 10 सालों में तो रेंट बहुत बढ़ चुका है, मुझे बढ़ा के दो। अब दोनों में डिस्प्यूट हुआ, मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट में तारीख पे तारीख लगते 1 साल 2 साल ऐसे निकल रही है। बाद में ऑनर के फेवर में डिसीजन चला गया, तो अब बढ़ा हुआ रेंट अब केस किसको देना पड़ेगा? टेनेंट को। अब तो बढ़ा हुआ देना पड़ेगा, लेकिन ऑनर कहेगा सब मैंने कोर्ट में तो उसी दिन केस किया था ना, तो आप वहीं से पूरे जब तक का पीरियड है डिस्प्यूट उसका पूरा रेंट दिलाएगा वो आपको, डिफरेंशियल अमाउंट। डिफरेंस कितना चल रहा था? 5,000 पर मंथ, और साल भर मान लो केस चला तो कितना हो गया? 60,000। तो ये 60,000 का रेंट क्या बोला जाएगा? एरियर ऑफ द रेंट। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? एरियर ऑफ द रेंट इस केस में आपके बोला जाएगा। और एरियर ऑफ रेंट और अनराइज्ड रेंट दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, दोनों टैक्सेबल होंगे आफ्टर द 30% डिडक्शन देने के बाद। और कैसे? कैश बेस पे या रिसीव बेस पे। कैश बेस पे या रिसीव बेस पे हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होंगे, चाहे से आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो चाहे से नहीं हो, चाहे से आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर हो चाहे से नहीं हो। ये एरियर ऑफ रेंट भी आपके टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और वही फ्लैट 30% डिडक्शन देने के बाद आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे यहां पर एरियर रखा आपने 60,000, तो ये 60,000 का अमाउंट टैक्सेबल होगा, लेकिन 30% डिडक्शन देने के बाद
42,000 का अमाउंट ही आपके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल किया जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं वैकेंसी पीरियड। ये एक अलग ही टर्म हो गया वैकेंसी पीरियड। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वैकेंसी का मतलब टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है। अनराइज रेंट में तो टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी में रहता था लेकिन रेंट नहीं दे रहा था, गोलियां दे रहा था, गोलियां दे रहा था। यहां तो आपका टेनेंट प्रॉपर्टी में रह ही नहीं रहा। उसने कहा ये लो सर चाबी पकड़ो, मैं घर आपके घर में नहीं रहूंगा, बाहर चाहे रोड पे सोलूंगा। तो उसने खाली कर दिया तो आप उससे रेंट नहीं मांग सकते। तो उसको बोलते हैं वैकेंसी पीरियड की प्रॉपर्टी वैकेंट हुई है। तो वैकेंसी का डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टूडेंट जीएबी निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच इज लोअर। तो हमारा आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब हमें इसे कंपेरिजन करना होता है एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट यदि ज्यादा है फिर तो कोई घबराने की बात नहीं, सीधा सीधा एक्चुअल रेंट ही जेबी हो जाएगा। तो जेबी इक्वल टू एक्चुअल रेंट। यदि एक्चुअल रेंट इज द हायर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा, तो जेबी क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंट। लेकिन एक्चुअल रेंट कम है तो लोचा है। तो फिर आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा क्या उसका रीजन क्या वैकेंसी तो नहीं है। हाँ सर वैकेंसी है, उसका रीजन प्रॉपर्टी खाली रही इस वजह से कम आ रहा है, कम आ रहा है। तो फिर जेबी आपके एक्चुअल रेंट है, जेबी उसका एक्चुअल रेंट है। लेकिन अदर देन वैकेंसी है, अदर देन वैकेंसी है, आपने प्रॉपर्टी को कम पर लेट आउट कर रखा है या और कोई रीजन रहा कि आपने लेट आउट आपने लेट किया या फिर आपने कम पर लेट आउट कर रखा है, तो वो इस केस में वैकेंसी नहीं मान जाएगा। और इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट तक तो फिर आपको टैक्स देना ही देना होगा। तो जेबी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जेबी क्या जाएगी आपके एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर आपके आ जाएगी। तो जेबी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये इस केस में आ जाएगा जेबी इक्वल टू तो ऐसे केस में जेबी आपकी आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट, आपके इस केस में जेबी बनकर आ जाती है। तो ये आपके सीधा सिंपल तरीका आपको बताता है कि जब वैकेंसी दी गई है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक और स्टूडेंट इसमें छोटा सा पॉइंट आता है को ऑनरशिप। को ऑनरशिप का मतलब क्या है, टू और मोर ऑनर ऑन द सेम प्रॉपर्टी, टू और मोर ऑनर ऑन द सेम प्रॉपर्टी, यानी एक ही प्रॉपर्टी पर दो या दो से ज्यादा ऑनर है, उसको अपन बोलते हैं को ऑनरशिप। और उनका ऑनरशिप का शेयर आइडेंटिफाई हो, और शेयर ऑफ ऑनरशिप इज आइडेंटिफाई, उनका शेयर क्या है आइडेंटिफाई हो। तो को ऑनरशिप का शेयर उसमें क्या होना चाहिए आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो उसे अपन यहां पर कवर करेंगे। अब इसमें यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो तभी कैलकुलेट होगी जब शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हो तो ही सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज तो न्यू स्कीम में तो कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन ही नहीं करनी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जेबी क्या होगी ऑलवेज जीरो, और हर एक ऑनर को सेपरेट सेपरेट ऑनर मानते हुए हर एक को 2,30,000 का सेपरेट सेपरेट डिडक्शन मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की बात हो रही थी ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग लेस होता है, तो सेपरेट सेपरेट 2,30,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो जेबी ऑलवेज टेकन जीरो, और इंटरेस्ट इन बोरिंग 2,30,000 का सेपरेट सेपरेट हर एक को आपको डिडक्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इन केस ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मैं बात करता हूं, पहले आप प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लो, पहले प्रॉपर्टी की इनकम निकालो जिससे कोई ओनरशिप नहीं है। जैसे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट एंटायर प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद स्टेप 2, इनकम फ्रॉम सच को ओनरशिप प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनेट इन द को ओनरशिप रेशियो ईच कॉर्नर सेपरेटली, ईच कॉर्नर इज सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना होगा। स्टेप 2, इनकम फ्रॉम सच को ओनरशिप प्रॉपर्टी proportionate in the co-ownership ratio in co-ownership ratio in co-ownership ratio। पहले यानी ये मत मानो कि प्रॉपर्टी co-ownership है, पहले तो पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट एंटायर प्रॉपर्टी, पूरी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है उसको बायफरकेट कर देना ऑनरशिप के रेशियो में, उसको बायफरकेट कर देना आपको ऑनरशिप के रेशियो में, उसको बायफरकेट कर लेना। जैसे 50-50 है तो 50-50 बांट दो, जो भी रेशियो आ रहा है उसमें अपन बांट देंगे। इसके बाद लास्ट सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट सेक्शन होता है 27, जिसके अंदर आपके आता है डिम्ड ऑनरशिप, यानी आप ऑनर नहीं हो लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज से आपको ऑनर मान लिया जा रहा है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होने के लिए आपको ऑनर होना चाहिए। अब आप ऑनर नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होंगे।
तो इसके लिए प्रोविजन लेके आ गए डिम्ड ऑनरशिप। डिम्ड ऑनरशिप का मतलब है कि आप ऑनर नहीं हो, लेकिन आपको टैक्स देने के पर्पज से ऑनर माना जा रहा है। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हम कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को, स्पाउस को या फिर स्टूडेंट माइनर चाइल्ड को, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इन एडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इन एडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफरर है, जैसा हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, तो हस्बैंड ही डिम्ड ऑनर बन जाएगा। तो हस्बैंड उस केस में क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ऐसे केस में डिम्ड ऑनर इस केस के अंदर बनकर आ जाएगा। लेकिन इस केस में कहता है एक्सेप्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर की गई है तो डिम्ड ऑनरशिप का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को की गई है तो डिम्ड ऑनरशिप का कंसेप्ट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां स्टूडेंट डिम्ड ऑनरशिप का कंसेप्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए? माइनर मैरिड डॉटर के केस में। एंड लास्ट अपन इसमें बात करते हैं कि आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली गई है और यहां लीज पीरियड 12 ईयर और मोर यानी 12 साल से कम नहीं है, तो आपके कहते हैं प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज एंड लीज पीरियड 12 ईयर और मोर, 12 साल है और 12 साल से अधिक है, 12 साल से कम नहीं है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी को किराए पे ले रहा है वो भी ऑनर क्या बन जाएगा? डिम्ड ऑनर। यानी जिसने प्रॉपर्टी किराए पे दी मिस्टर ए ऑनर था, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन जो मिस्टर बी है वो पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा था, जो रेंट 15,000 रुपए में लेट आउट कर रहा था, आप याद करो, इसने मिस्टर ए ने 10,000 रुपए में इसको लेट आउट किया और इसने 15,000 रुपए में आगे फर्दर लेट आउट किया। तो जब ये फर्दर लेट आउट कर रहा था तो ये टैक्सेबल हो रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अब मिस्टर बी ने इसके साथ एग्रीमेंट किया 12 साल या उससे ज्यादा, जो कि 12 साल से कम नहीं है, 12 साल या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में मिस्टर ए ऑनर और मिस्टर बी डिम्ड ऑनर बन जाएगा और ये अमाउंट उसका टैक्सेबल हो जाएगा स्टूडेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल हो जाएगा। इस बार ये 15,000 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिम्ड ऑनरशिप। तो डिम्ड ऑनरशिप में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे केस में मैंने स्टूडेंट आपको पूरा हाउस प्रॉपर्टी का शॉर्ट में पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया। तो आप एक बार इसको गो थ्रू होगे, पूरे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, सारे प्रोविजन इसमें मैंने कवर कर लिए गए हैं। तो आप इसको एक बार देखोगे तो आपके सारे का सारा हाउस प्रॉपर्टी इजी वे में स्टूडेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।